हेलो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण की जो क्लास ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आपका स्वागत है। तो कल पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, पढ़ाया भी था कि संधि के टॉपिक चल रहा था। संधि में हमने आपको स्वर संधि के भेदों में सबसे पहले दीर्घ पढ़ाई थी, उसके बाद में गुण, उसके बाद में वृद्धि, फिर अयाधि। अब आती है 5वें नंबर पर जो संधि आती है वो आती है यण संधि। यण संधि इसका एक सूत्र होता है इको यणचि। इसका सूत्र होता है इको यणचि। अब इको यणचि ये सूत्र क्या कहता है, इसमें दो प्रत्याहार दे रखे हैं, एक तो दे रखा है इक और एक दे रखा है यण। तो इक में इक जो प्रत्याहार है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, लिरी, ये चार वर्ण आते हैं, ई, उ, री, लिरी। और यण, यण जो प्रत्याहार है इसमें आते हैं ये, वे, रे, ले, ये चार वर्ण इसमें आते हैं। एक में तो आते हैं ई, उ, री, लिरी, और यण में आते हैं, यण प्रत्याहार में आते हैं ये, वे, रे, ले। और आगे दे रखा है इसमें ए, ये ने में क्या है ए, और ए के बाद में दे रखा है ची। अची का मतलब है यहाँ पर अच, अची का मतलब है अच। और अच का मतलब होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, अच का मतलब होता है स्वर, अर्थात स्वर वर्ण। ये तीन बातें इस प्रकार से हैं कि इको यणचि, इक में तो आते हैं ये वर्ण आते हैं ई, उ, री, लिरी, और यण में आते हैं ये, वे, रे, ले, और अच में आते हैं सभी स्वर वर्ण यानी स्वर वर्ण। अब ये नियम क्या कहता है? अब यहाँ पर जो ये कहता है सूत्र कि इको यणचि, अर्थात इक वर्णों के स्थान पर यण का मतलब यण आदेश हो जाता है, अचि का मतलब अच परे। इक स्थाने यण आदेश है भवती अचि परे। अर्थात ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो ये दे रखे हैं ई, उ, री, लिरी, ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही हो सकते हैं। ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व व दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ का मतलब कि ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, उ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, री छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और लिरी जो होती है वो एक ही होती है, वो छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो यानी ये सूत्र क्या कहता है कि यदि इक वर्ण, इक वर्ण, इक वर्ण में बताए थे आपको ई, ई, उ, री, री या लिरी, यानी ह्रस्व या दीर्घ, इसमें साफ बता रहा है। ह्रस्व का मतलब ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उ ह्रस्व दीर्घ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, री ह्रस्व या दीर्घ, री छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और लिरी हमेशा एक ही होती है, वो छोटी या बड़ी या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ नहीं होती है। अब इसके बाद में इक वर्णों के बाद में यदि अचि का मतलब होता है अच वर्ण, अच का मतलब होता है स्वर वर्ण। इक वर्णों के बाद में यदि अच वर्ण आते हो, और अच भी कैसे आओ, कैसे आए ये असमान, यानी स्वर वर्ण तो आए लेकिन कैसे आए, असमान आए, तो वहां पर इक वर्णों के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यानी इक वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण आदेश। और यण आदेश किस तरीके से होगा कि यदि ई आएगी तो वहां पर यण आदेश करेंगे तो यह हो जाएगा, और यदि उ आएगा तो वहां पर यण आदेश करेंगे तो वह हो जाएगा।
यदि री री आएगी तो यहाँ पर यणादेश करेंगे तो रे हो जाएगा, और यदि लिरी आती है तो यणादेश क्या हो जाता है, लय हो जाता है। तो ये होता है यण संधि का नियम। सीधा सा नियम है कि यदि इक वर्णों के बाद में कोई भी असमान स्वरवर्ण यदि आता है तो वहां पर इक वर्णों के स्थान पर यण आदेश ये, वे, रे, ले क्रमशः हो जाता है। तो ये तो इसका डायग्राम है, एक तरीके से परिभाषा को शॉर्ट में बताया गया है। अब इसकी परिभाषा यदि हम लिखें तो इस तरीके से होगी, यदि पदांत, पदांत का मतलब पद के अंत में, पदांत में इक वर्ण, यदि पदांत इक वर्णों अब इक वर्ण में कौन कौन से आते हैं, ई, ऊ, री, लिरी। यदि पदांत इक वर्णों ई, ऊ, री, लिरी के बाद में कोई भी असमान स्वरवर्ण, असमान स्वरवर्ण, असमान स्वर का मतलब अचवर्ण, आता है तो इक वर्णों के स्थान पर, एक यण आदेश ये, वे, रे, ले क्रमशः हो जाता है, क्रमशः हो जाता है। आगे सन में, यदि पदांत, पदांत का मतलब पद के अंत में, इक वर्णों में, इक वर्णों का अर्थात इक में आते हैं ई, ऊ, री, लिरी के बाद में कोई भी असमान स्वरवर्ण अर्थात अचवर्ण आता है तो इक वर्णों के स्थान पर एक यण आदेश ये, वे, रे, ले क्रमशः हो जाता है। अब यहाँ पर ये, वे, रे, ले क्रमशः क्यों लिखा है, क्रमशः का मतलब यह है क्रम के अनुसार होंगे, अर्थात यदि ई आएगी तो इसके स्थान पर यह होगा, अर्थात पहले वर्ण के स्थान पर पहला होगा। ऊ आएगा तो वहां पर यण आदेश वे करेंगे, अर्थात दूसरे के स्थान पर दूसरा होगा। तीसरा आ रहा है, यदि री आएगी तो वहां पर यण आदेश करेंगे तो रे हो जाएगा, अर्थात तीसरे नंबर के स्थान पर तीसरा नंबर होगा। और चौथे नंबर पर आ रही है लिरी, तो लिरी के स्थान पर यण आदेश करेंगे तो लय होगा। तो सीधी सी परिभाषा है। इसका डायग्राम अभी आपको मैंने बताया था कि इक वर्णों के स्थान पर यण आदेश कर देते हैं। यण का मतलब ये, वे, रे, ले क्रमशः हो जाता है। अब जो ये यण है, इक वर्ण ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही हो सकते हैं। इसको यहां पर शॉर्ट में लिख रहे हैं, ई, ऊ, री और लिरी के बाद में अचवर्ण
और अचवर्ण भी कैसा आना चाहिए, असमान, क्योंकि समान आ जाएगा तो वहाँ पर फिर दीर्घ संधि हो जाएगी, फिर वहाँ पर यण आदेश नहीं होगा। तो इक के स्थान पर यण आदेश ये, ऊ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और लरी के स्थान पर ले। यण आदेश हो जाता है क्रमशः, यानी क्रम के अनुसार हो जाता है। अब ये तो अपना सूत्र है, सूत्र की परिभाषा हमने आपको बताई थी। अब इस डायग्राम के अनुसार हम करेंगे कि यदि इक यानी ई के बाद में यदि असमान स्वरवर्ण आता है तो हम क्या करेंगे, यह करेंगे। अब उसको कैसे करेंगे उदाहरण में देखेंगे। जैसे नंबर 1 नियम है इसका, ई के बाद में यदि क्या आ जाए अचवर्ण, तो ई के स्थान पर हमको क्या करना है ये। अब वो किस तरीके से करेंगे उदाहरण में देखेंगे। जैसे उदाहरण है अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। ठीक है। अब देखिए पदांत बताया था मैंने परिभाषा में। पदांत का मतलब है पद के अंत में। पद के अंत में क्या दे रखा है यहाँ पर तय, और तय में क्या दे रखा है ये ई, यानी पद के अंत में क्या दे रखा है यहाँ पर ई दे रखी है। और ई के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर ऊ का मतलब क्या हुआ, अर्थात ई के बाद में ऊ आ रहा है। ऊ का मतलब क्या हुआ, अचवर्ण हो गया। अच का मतलब क्या होता है, स्वरवर्ण, यानी स्वरवर्ण। ठीक है। तो यहां पर ई के स्थान पर यण आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे ये अत का तय हमने हलंत कर दिया, इसके बाद में क्या आ रही है यहाँ पर ई कौन सी है, यहाँ पर छोटी ई आ रही है, और बाद में क्या आ रहा है उ तम। तो ई के बाद में क्या आ रही है, ई के बाद में ई तो नहीं आई। यदि ई के बाद में ई आ जाती तो यहाँ पर समान वर्ण हो जाते, समान स्वर वर्ण हो जाते, तो पर यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती। इसलिए यहाँ पर असमान स्वर वर्ण आ रहा है। मैंने बताया था अच तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, असमान, समान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ई के स्थान पर जब हम यण आदेश करेंगे तो यण आदेश हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार जैसा सूत्र में बता रखा है ई के स्थान पर यह हो जाएगा। तो हमने ई के स्थान पर यह कर दिया। ठीक है। अब इस सबको मिलाएंगे। अत का तय कैसा है, हलंत है। इसके बाद में क्या आ रहा है, यह, और फिर आ रहा है उत्तम। ठीक है। अब इन सबको मिलाएंगे। तय कैसा है, आधा है। अब देखिए आधे तय के, हलंत तय के बाद में यहां पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और ये क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। यदि स्वर होता तो स्वर वर्ण इस व्यंजन वर्ण में मिल जाता, संधि हो जाती दोनों में, तो वहां पर तय पूर्ण हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये तय कैसा है, हलंत है, और हलंत तय के बाद में क्या दे रहा है, यहाँ पर व्यंजन वर्ण आ रहा है। तो व्यंजन वर्ण आने के कारण इस तय को हम हलंत लिखेंगे, अर्थात आधा ही लिखेंगे। इसके बाद में क्या आ रहा है, ये कैसा है, हलंत है। अब इस हलंत ये के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर ऊ आ रहा है। ऊ का मतलब क्या होगा, ये स्वर वर्ण आ गया। तो ये स्वर आने के कारण इस ये में ये मिल जाएगा, ये छोटा ऊ की मात्रा हमने ये लगा दी। ठीक है। बाद में क्या दे रखा, तम, तो शब्द बन गया अत्युत्तम। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि यदि ह्रस्व ई है और ह्रस्व ई के बाद में यहाँ पर असमान स्वरवर्ण आया है, तो ई के स्थान पर हमने यह कर दिया, तो शब्द इस तरीके से बन गया अति धन उत्तम बराबर बनता है अत्युत्तम। ऐसे ही इसी का दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा देखेंगे इसका, जैसे नदी धन उदकम, नदी धन उदकम। अब देखिए यहां पर जो दे रखा है,
नदी, नदी का मतलब यहाँ पर दे में क्या आ रही है, यहाँ पर ई स्वर आ रहा है और ई के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर उ, अर्थात क्या हुआ, ई के बाद में उ आ गया तो असमान स्वर वर्ण आ गया और असमान होने के कारण यहाँ पर ई के स्थान पर यण आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। पहले हमने जो उदाहरण बताया था वो तो ह्रस्व ई का दिखाया था और अब जो उदाहरण दिखा रहे हैं वो आपको दीर्घ ई का दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नद का द हमने हलंत कर दिया, इसके बाद में क्या आ रही है, यहाँ पर दीर्घ ई आ रही है, ये हमने दीर्घ ई कर ली, ठीक है। इसके बाद में क्या आ रहा है, उदकम, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में ई के बाद में यहाँ पर असमान स्वर वर्ण उ आ रहा है तो ई के हिसाब पर यण आदेश करेंगे तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हमने ये कर दिया। अब सबको मिलाएंगे तो नद द कैसा है, हलंत है, इसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर ये और फिर आ रहा है उदकम, ठीक है। अब सबको मिलाएंगे, न दे कैसा है, हलंत है। अब देखिए हलंत दे के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये का मतलब क्या हुआ कि ये व्यंजन वर्ण आ रहा है। यदि यहाँ पर स्वर वर्ण आता तो ये स्वर इसमें मिल जाता तो ये दे कैसा हो जाता, पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है तो अब ये को हम ये ही लिखेंगे, दे इसी तरीके से रहेगा, आधा ही रहेगा दे, ये हमने हलंत लगा दिया क्योंकि यहाँ पर हलंत लग रहा है। अब देखिए इसके बाद में दे रखा है यहाँ पर उ आ रहा है, उ का मतलब क्या हो गया कि ये स्वर वर्ण आ गया, तो स्वर वर्ण आने के कारण इस ये में हम उ की मात्रा लगा देंगे, छोटा उ ये लगा दिया, ठीक है। बाद में क्या आ रहा है, दकम, तो शब्द बन गया नद्युदकम। अब देखिए इस नद्युदकम को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि न, ये इस तरीके से दे और ये आपको बताया था मैंने एक बार, ये जो दे होता है वो दे और ये इन दोनों वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है, तो इस दे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से दे और ये दोनों इसमें मिल गए। इसके बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, उ, ये हमने उ की मात्रा लगा दी, बाद में क्या आ रहा है, कम, तो शब्द इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, नद्युदकम। तो कहने का मतलब ये है कि ई के बाद में यदि कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है तो वहां पर यण आदेश यह कर देते हैं। तो देखिए इसको उदाहरण को बता रहा था, इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई। जब इसको दूसरा इसको हम बना के लिखेंगे तो इसका इस तरीके से बनेगा, न, देखो ये जो आपको एक बार बताया भी था मैंने वर्ण विचार में कि ये जो वर्ण होता है विद्यालय का जो ध जो होता है ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है, इसको हम संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं, द और ये। तो देखो द और ये मिलकर के यहाँ पर द बनता है, तो यहाँ पर भी वो स्थिति आ गई, द और ये कैसा है, यहाँ पर हलंत है, तो ये द और ये को हमने मिलाया तो हम इस द को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये द भी कैसा होगा, आधा होगा। अब इस आधे द में ये द और ये मिलकर के बन गया। अब यहाँ पर ये उ जो स्वर है इसमें मिल जाएगा तो ये कैसा हो गया, पूरा, तो द्यू भी कैसा हो गया, पूरा। बाद में क्या रहा है यहाँ पर, दकम, तो ये दकम लिख दिया। तो इस तरीके से ये शब्द बनेगा नद्युदकम। तो ये तो हुआ ई का उदाहरण नंबर 1 का। इसके बाद में आता है नंबर 2, और नंबर 2 में बता रखा है कि यदि उ के बाद में कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद में कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है तो वहां पर जब हम यणादेश करते हैं तो यणादेश वह हो जाता है। इसका दूसरा नियम है, यदि उ या उ ह्रस्व और दीर्घ कोई सा भी हो सकता है, बाद में क्या हो, अच, और अच भी कैसा हो, असमान स्वर वर्ण, असमान स्वर वर्ण, असमान स्वर वर्ण। तो यहां पर उ के स्थान पर यणादेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, नियम के अनुसार वह हो जाएगा। वह कैसा होगा, हलंत होगा। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे अनु धन ए, अनु धन ए। अब देखिए अनु के नए में यहाँ पर क्या आ रहा है, उ का मतलब यहाँ पर ये स्वर जो आ रहा है उ, वो कैसा आ रहा है, ह्रस्व आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, ए, अर्थात उ के बाद में ए आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर असमान स्वर वर्ण आ रहा है। समान तो कब होता है, जब यहाँ पर उ के बाद में उ आ जाता तो समान हो जाता, और समान स्वर वर्ण हो जाता तो फिर यहाँ पर संधि कौन सी हो जाती, दीर्घ संधि।
क्योंकि समान स्वर्ण आने के कारण यहाँ पर दीर्घ संधि होती, तो असमान आ रहा तो यण आदेश होगा, और यण आदेश करेंगे तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा, अनु का न हमने हलंत कर दिया, इसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर उ जो स्वर वर्ण है उसको अलग कर दिया, बाद में क्या आ रहा है ए ये, ठीक है। अब उ के स्थान पर यण आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा वे, ये हमने ये वे कर दिया, वे कैसा होगा हलंत, ठीक है। अब सबको मिलाएंगे, अन न कैसा है हलंत है, इसके बाद में क्या आ रहा है वे, और फिर क्या आ रहा है आय, सबको मिला लीजिए। ए न कैसा है हलंत है, और हलंत न के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर वे, स्वर आता तो न पूरा हो जाता है, व्यंजन आने के कारण ये जो न है वो आधा ही रहेगा, और आधे न को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर वे, ये वे को हमने लिख दिया। अब वे कैसा है हलंत है, हलंत का मतलब आधा है। अब इस वे में क्या, ये जो ए जो स्वर है, इस स्वर ये जो स्वर है इस वे में मिल जाएगा, तो ये वे कैसा हो गया, पूरा हो गया। और बाद में क्या आ रहा है ये, तो शब्द बन गया अन्वय। तो इस तरीके से है कि उ के बाद में असमान स्वर वर्ण आया तो वर्णादेश हमने क्या कर दिया वे, और शब्द बन गया अन्वय। ऐसे इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे दीर्घ उ का, और उसमें लिख देखेंगे जैसे वधु धन आगम, वधु धन आगम। अब सबको दिख रहा है यहाँ पर कि वधु के देह में यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर दीर्घ उ आया है, बड़ा उ जिसको बोलते हैं, और बाद में क्या आ रहा है आ का मतलब असमान स्वर वर्ण आ गया, तो उ के समय यण आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। किस तरीके से होगा, वध का देह हमने हलंत कर दिया, क्योंकि इसमें से उ को स्वर को अलग कर दिया है, तो ये बड़ा उ स्वर अलग कर दिया। बाद में क्या आ रहा है आगम, ठीक है। अब उ के बाद में यहाँ पर असमान स्वर वर्ण क्या आ रहा है आ, उ के बाद में उ आ जाता तो समान हो जाता, समान होता तो यहाँ पर दीर्घ हो जाती, असमान आ रहा है तो इसलिए उ के स्थान पर नियम के अनुसार क्या हो जाएगा वे, तो ये वे कर दिया, ठीक है। अब सबको मिला के लिखेंगे, व धे कैसा हलंत है, इसके बाद में क्या आ रहा है वे कैसा हलंत है, फिर आ रहा है आगम, आगम, सबको मिलाएंगे तो वे धे कैसा है हलंत है, हलंत धे को हम इस तरीके से ही लिखते हैं। इसको पूरा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है व्यंजन वर्ण आ रहा है, और व्यंजन वर्ण आने के कारण यहाँ पर जो धे है वो आधा ही रहेगा। अब इसके बाद में क्या आ रहा है वे के बाद, अब वे कैसा है हलंत है, यहाँ पर हलंत का मतलब आधा है। अब इसमें बाद में आ रहा है आ क्या होता है स्वर वर्ण है, तो इस स्वर वर्ण को इसमें लगाएंगे तो ये वे कैसा हो जाएगा पूरा, और ये आ की मात्रा इसमें लग गई वधवा, और बाद में क्या आ रहा है गम, तो शब्द बन गया वधवागम। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि यदि उ या उ के बाद में यदि कोई भी असमान स्वर वर्ण या अच वर्ण आता है तो वहां पर यण आदेश क्रम से वह हो जाता है। इसके बाद में आता है तीसरा नियम, और तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि री या री के बाद में, री या री के बाद में यदि कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है तो वहां पर यण आदेश रे कर देते हैं। जैसे इसका नियम लिख दूं, री या री छोटी भी हो सकती है और दीर्घ भी हो सकती है, बाद में क्या होगा अच, और अच भी कैसा होगा असमान, समान नहीं होगा, समान हो जाएगा तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, रे हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, ये तीसरे नंबर का नियम, जैसे पितृ धन ए, पितृ धन ए। अब पितृ के तय में यहाँ पे क्या दे रखी है री, अब यहाँ पर जो ये री दे रखी है वो री कैसी दे रखी है, ह्रीस्व री दे रखी है, और बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर ए, अर्थात री के बाद में ए आ गया, री के बाद में यदि री आ जी तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है असमान स्वर वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर री के स्थान पर यण आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा रे होगा। अब वो किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ पर पी, इसके बाद में क्या आ रहा है ते,
ते को हमने हलंत कर दिया, इसमें से री को अलग कर दिया, बाद में क्या आ रहा है ए। अब देखिए री के स्थान पर हमको यणादेश करना, यणादेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, ठीक है। बाद में क्या आ रहा है ए, यदि यहाँ पर री के बाद में री आ जाती तो दीर्घ संधि हो जाती क्योंकि समान आ जाता, तो यहाँ पर यणादेश करेंगे तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे, ये कर दिया रे, ठीक है। अब सबको मिलाएंगे, पी, फिर क्या आ रहा है ते, इसके बाद में आ रहा है रे, और फिर आ रहा है ए। अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वर्ण विचार में कि जो त्रय जो होता है, ये जो त्रय जो होता है ये संयुक्ताक्षर वर्ण कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो तय और रे, इन दोनों वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है। तो तय और रे, यही स्थिति यहाँ पर आ गई अपने पास में, तो तय और रे दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये शब्द इस तरीके से ये वर्ण बन जाएगा, इसका त्रय, ये त्रय बन जाएगा। और त्रय भी कैसा होगा, हलंत होगा, क्योंकि इसमें अभी स्वर मिला नहीं है। अब सबको मिलाएंगे, इधर लिख देता हूं पी, इसके बाद में क्या आ रहा है त्रय, त्रय कैसा है, हलंत है, और बाद में आ रहा है ए। तो सबको मिलाएंगे, पी त्रय कैसा है, हलंत है। अब ये हलंत त्रय के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर ए, स्वर इसमें मिल जाएगा तो ये त्रय पूरा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा त्रे, तो शब्द बनेगा पित्रे। तो इस तरीके से तय, ये यण संधि का पहला उदाहरण है। अब इसी प्रकार एक उदाहरण और देखेंगे, दूसरा री का, जैसे मातृ धन आदेश, तो मातृ के तय में क्या आ रही है, यहाँ पर री आ रही है, तय को हमने हलंत कर दिया, री अलग हो गई, बाद में क्या आ रहा है आदेश। री के बाद में क्या आ गया, यहाँ पर असमान स्वरवर्ण आ गया, तो री के स्थान पर यणादेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ये हमने ये रे कर दिया, ठीक है। रे कैसा होगा, हलंत होगा। अब सबको मिला के लिखेंगे तो माँ, इसके बाद में क्या आ रहा है तय, फिर आ रहा है क्या रे, और फिर आ रहा है आदेश। तो तय के बाद में रे आ रहा है, दोनों ही हलंत वर्ण है, तो तय और रे दोनों मिलेंगे तो वर्ण क्या बन जाएगा, त्रय। त्रय भी कैसा होगा, हलंत होगा, ठीक है। अब सबको मिला के लिखेंगे तो माँ, त्रय कैसा है, हलंत है, बाद में क्या आ रहा है माँ धन त्रय और धन आदेश। तो त्रय के बाद में अब मिला के लिखेंगे तो माँ धन त्रय। अब ये त्रय में आ जो स्वर है इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये त्रय पूरा, और ये आ की मात्रा लग गई, बाद में क्या आ रहा है देश, तो शब्द बन जाएगा मात्रा देश। तो कहने का मतलब यह है कि यदि रिया री के बाद में असमान स्वरवर्ण आता है तो वहां पर यणादेश जब होगा तो री के स्थान पर यणादेश रे हो जाता है। इसके बाद में आता है चौथा नियम। अब ये चौथा नियम क्या कहता है कि ली के स्थान पर लय हो जाता है। अब ली के स्थान पर लय कब होगा, जब उसके बाद में कोई भी स्वरवर्ण आएगा, वो भी कैसा, असमान। तो देखिए जैसे इसका चौथा नियम, नंबर 4। अब लिरी ह्रस्व या दीर्घ तो होती नहीं है, लिरी हमेशा एक ही होती है, और बाद में क्या हो, अचवर्ण, असमान स्वरवर्ण। तो लिरी के हिसाब पर यणादेश करेंगे तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ले, ठीक है। अब जैसे उदाहरण है लिरी धन आकृति, अब देखिए लिरी के बाद में यहाँ पर आ रहा है, अर्थात आ का मतलब ये क्या हो गया, स्वरवर्ण हो गया। तो लिरी के स्थान में यणादेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। तो ये लिरी के स्थान पे हमने ये लय कर दी, लय भी कैसा होगा, हलंत होगा। अब सबको मिला लीजिए, लय कैसा है, हलंत है, और आकृति इसमें जुड़ जाएगी। तो लय में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये लय पूरा हो जाएगा, ये ला बन गया, बाद में क्या आ रहा है, कृति। तो इस तरीके से ली धन आकृति जब अपन संयुक्त पद बनाएंगे तो शब्द बन जाएगा लाकृति। ऐसे ही इसका एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे लिरी धन अनुबंध।
लिरी धन अनुबंध। अब देखिए लिरी के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर, अनुबंध का मतलब यहाँ पर ए आ रहा है, स्वरवर्ण आ रहा है, तो लिरी के स्थान पर यण आदेश क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। तो लिरी के स्थान पर यण आदेश हमने ये लय कर दिया। तो सबको मिला लीजिए, लय कैसा है, अलंत है, इसके बाद में क्या आ रहा है, अनुबंध। तो सबको मिला लेंगे, लय हलंत है, ए इसमें मिल जाएगा तो लय पूरा हो जाएगा, बाद में क्या आ रहा है, अनुबंध। तो शब्द बन गया लनुबंध। तो कहने का मतलब यह है कि ये सूत्र में जो बताया कि भाई इक वर्णों के बाद में यदि कोई भी अच वर्ण यदि आता है तो इक वर्णों के स्थान पर यण आदेश क्रम से ये वे रे ले हो जाता है। अब इसके कुछ और उदाहरण और हैं, उनको और देख लीजिए। जैसे भातृ धन उपदेश, तो इसका बन जाएगा भातृपदेश। इति धन आदि इत्यादि। सुधि धन उपास्य, बन जाएगा इसका शुद्ध्युपास्य। सुधन आगतम, तो बनेगा इसका स्वागतम। मधुधन अरि, तो बन जाएगा इसका मधुवरी। पितृधन आलय, नीचे लिख रहा हूँ इसका, तो बन जाएगा पित्रालय। तो इस तरीके से ये उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना जो यण संधि का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। तो यदि इसमें आपको इस संधि में कोई भी परेशानी आए या कहीं भी समझने में दिक्कत हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको बताएं और शेयर करें। अगले वीडियो में इसके बाद में जो छठे नंबर पर जो संधि आएगी, छठे और सातवें नंबर पर रूप और पूर्व रूप संधि के बारे में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।